मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने धीरे से कहा। एक आवाज शांत, दृढ़, लेकिन बुरी नहीं, उसके दिल को चीरते हुए आई। उसके अंदर एक शुद्ध यौन है। वैनकुइन ने अगरबत्ती के धुएं के पर्दे के पीछे से निकलते हुए कहा। उसका हीलर का कपड़ा एक हथकड़ी पर गंदा था। उसका एक्सप्रेशन टाइट था। उसका शरीर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। लैंजन सिहर उठा, लेकिन अगर लाउजू को पता चल गया, वो उसी और मुरा। निराशा ने उसकी शांति तोड़ दी। वो इसकी इजाज़त नहीं देगा। ऐसा बच्चा जो यिन और यांग से पैदा हुआ है, वो अपने नाक के नीचे ये बर्दाश्त नहीं करेगा। वो इतना झुक गया कि उसका माथा पत्थर से छू गया। प्लीज़ उसे छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो। अगर तुम्हें छुपाना है तो उन्हें छुपा दो। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ। वैनकुइन ने पलकें झपका के, तुम्हें पता नहीं है? लैंजन ने कुछ भी नहीं कहा, सर झुकाए रखा था। वैनकुइन ने काफी देर तक देखा, फिर मुंह फेर लिया। वे फुशन चेहरा पर उदासी छा गई। आवाज कांप रही थी। बोला, मैं ऐसा करने का इरादा नहीं था। मैं बहुत परेशान था। मैंने तुम्हें बुलाने के लिए उसका नाम इस्तेमाल किया था। अगर लाजू को पता चल गया तो मुझसे नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या करेंगे। लैंजन ने ऊपर देखा। तुमने ऐसा करने की गलती की है, लेकिन इसका बाद जो होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। उसने अपनी आस्तीन में हाथ डाला। सिलवटे से मिट्टी गिर रही थी जब उसने एक छोटी गोली चीज निकाली। एक कमल का बीज। तुमने इसे छोड़ दिया था और गायब हो गए थे। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, नरम और डांटने वाली। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं आता ऐसे नहीं, लेकिन अपनी मर्जी से। वेबुशिया ने कांपते हाथ से बीज को लिया, कुछ भी नहीं बोला। लैंजन ने उसे देखा, ना तो उसके कपड़े को, ना उसके पेट को, ना उसकी आवाज में डर को। उसने सिर्फ उस इंसान को देखा जो उसकी यादों में जोश से भरे किस और चांदनी पसीने से बसा हुआ था। मैं रुकूंगा, उसने धीमे लेकिन पक्के इरादे से कहा। मैं तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करूंगा। उसने परछाई की तरफ देखा, खुद लाओजू से भी। वेबुशियन ने अपनी खामोश हंसी छुपाने के लिए अपना चेहरा ढक लिया। मोंग ने मास्क पर यकीन कर लिया, मजाक को यकीन कर लिया और अभी के लिए उसे जाने दिया। वेबुशियन ने अपना हाथ चेहरे से नीचे कर लिया। कमल का बीज उंगली के बीच कस के पकड़ा हुआ था। उसने कांपते हुए सांस ली। आवाज अभी भी भारी थी। तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है। लैंजन की नजर तुरंत उस पर पड़ी। इलिन लाओजू। वेबुशियन रुका, असर के लिए अपना आंखें नीचे कर लिया। वो चला गया। लैंजन धीरे से सीधा हो गया। चला गया? अंडरवर्ल्ड में वेबुशियन ने धीमे से अपने शब्द को उगलने दिया। लैंजन का एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा था कि जैसे कोई सावधान
खिलाड़ी लंबे गेम में अगला पत्ता बिछा रहा है। वो अपनी सेना को ट्रेन करने के लिए घोषशाला में उतर आया। कहा कि मौत का लोग अभी के लिए बहुत बोरिंग है। उसने अभी आवाज धीमी और पक्की कर ली। वो महीने तक वापस नहीं आएगा, शायद उससे भी ज्यादा समय तक। गुफा में मानो सांस रोककर शांति छा गई। फिर लैंसन का कंधा, जो कई दिन, हफ्ते, महीने तक अकड़ा हुआ था, वो ढीले पड़ गए। उसके बंधे हुए हाथ उसकी गोद में ऐसे झुक गए जैसे जंजीर हल्का हो गया। कोई सजा नहीं, उसने धीरे से बोला, कोई खतरा नहीं। वेबुशियन ने कंफ्यूज दिखाते हुए अपना सर झुकाया। तुम्हें लगता है कि वो इतना बेरहम है? लैंसन की भौहें तन गई। उसे किसी वजह से डर लगता है। वेबुशियन ने उसे जवाब नहीं दिया। उसके बजाय उसने उस पल को खींचने दिया और मॉन्ग की आंखों के पीछे हिलडुल देखा, नरम होते हुए। लैंसन ने फिर अपने पेट की तरफ देखा, इस बार डर से नहीं, हैरानी से। मैंने सोचा नहीं था, उसने शुरू किया, फिर सर हिलाया। एक बच्चा, हमारा बच्चा। उसकी आवाज इज्जत से भर गई, जैसे वो ज्यादा जोर से कहने से वो डर जाएंगे। वेबुशियन खुद को नहीं रोक सका। उसकी सांसें अटक गई। उसकी मुस्कान के पीछे अपराध बोध की झलक थी, लेकिन उसने उसे जल्दी से दबा दिया। लैंसन आगे झुक गया। अभी भी वो घुटने के बल बैठा हुआ था, अभी भी बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाया? वेबुशियन ने जोर से चौंकते हुए हंसा। नहीं नहीं, बस थकान हुई है और किसी वजह से आलू बुखारा खाने का मन हो रहा है। लैंसन के होठों पे मुस्कान जैसे फड़क गई। मैं उसे ढूंढ लूंगा, उसने आसानी से कहा, जैसे कि कोई काम उससे ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता है। उसने चारों ओर देखा। उसकी आंखें अचानक से तेज हो गई। और ये जगह, गुफा बहुत ठंडी है। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं ये सीलिंग, वीन, उसने अभी सख्ती से कहा। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वीन ने अपनी पलकें झपकाई। मैं यहीं रहता हूँ, अब और नहीं। उसकी आवाज में पक्का यकीन था। वेबुशियन ने विरोध करने के लिए मुंह खोला, फिर रुक गया। लैंसन का हाथ अभी भी बंधा हुआ था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी सील थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, शांत भक्ति के अलावा कुछ नहीं। और फिर भी वो वेबुशियन को ऐसे देख रहा था कि जैसे वो सूरज है। वेबुशियन ने बेपरवाही से अपना पेट को रगड़ा, अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया कि ताकि लैंसन ना देख सके कि उसकी आंखें कैसे चुभ रही है। बेवकूफ मॉन्ग, उसने धीरे से कहा, तुम्हें तो ये पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। उसने पीछे वैन क्वीन अपना गले को साफ किया। मैं बगल वाले कमरे में गरम बिस्तर लेके आऊंगी और आलू बुखारा भी। वेबुशियन ने शुक्रगुजारी से सर हिलाया, फिर भी लैंसन को तरफ नहीं देखा। जैसे ही हीलर चला गया, लैंसन ने हाथ बढ़ाकर वेबुशियन की आस्तीन के किनारे को धीरे से छुआ। वीन, उसने जब तक उसका इंतजार किया, जब तक उसकी गहरी आंख फिर से उसके आंखों से नहीं मिली। ये जिंदगी, उसने धीरे से कहा,
तुमने मुझे ऐसा फिर से चाहने पर मजबूर कर दिया है। और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए बेफुशिया ने खुद को इसे यकीन करने दिया। लैंजन चिड़ियों के गाने से जगा। वुसू की सुबह की बांसुरी की आवाज नहीं, बल्कि कच्चे जंगली किस्म के कौवे कोहरे से उलझे पेड़ों की डाल से काव काव कर रहे थे। गोरैया पंखों वाले राज तरह धुंध में उड़ रही थी। दफन के टीले की अपनी जिंदगी थी। कई एक काय गीले और अपने शांत तरीके से बहुत जिंदा दिल थे। वे भूषण अभी भी सो रहा था, अपने पेट के चारों ओर सुरक्षित की तरह लिपटा हुआ था। बाल पोए जैसे भरे गद्दे पे फैला हुआ था। लैंजन ने उसे परेशान नहीं किया। वो कुछ देर बैठा रहा, वीन की सांसों को ऊपर नीचे होना को देख रहा, जैसे कि सुबह की रोशनी गुफा के दीवार पर धीरे धीरे पड़ी थी। फिर वो उठा और उस दुनिया में बाहर निकला जिसे वे भूषण ने अपना घर कहता था। ब्यूरनमांड के वैसा नहीं था जैसा उसने उम्मीद किया था। वो बर्बाद नहीं था, वो सड़े नहीं थे, वो श्रापित नहीं थे, वो व्यस्त थे। बच्चे नंगे पैर पत्थरों के रास्ते में दौड़ रहे थे। उनके मुंह में पेड़ से सना हुआ था। वो हंस रहे थे। विधवा औरतें कंकाल जैसे पेड़ों के बीच में कपड़े लटका रही थी। कहीं ऊपर की ओर भट्टी से धुएं निकल रहे थे और ढलान के पार खेत पांचर की तरह फैला हुआ था। राख के बीच में नए उबले निकल रहे थे। अंकल सी, एक लड़के ने इशारा करते हुए चिल्लाया कि कोई मेहमान आया है। धूप से सांवली त्वचा वाला एक झुका हुआ आदमी जो पौधों की एक लाइन से सीधा खड़ा हुआ था। उसकी पीठ में जोर से दर्द हुआ, लेकिन उसने स्वागत में हाथ हिलाया। वो अंकल सी है। वैन क्वीन की आवाज उसके पीछे से आई, हमेशा की तरह साफ। हमारी खेती के काम के हेड। वो सांस लेके ही बता सकते हैं कि बारिश में कितने दिन बाकी है। लैंजन ने प्यार से अपना सर झुकाया। क्या सिंचाई के लिए जगह है? पुराने वैन रिकॉर्ड उसकी हल्की मुस्कान के साथ कही, आपके लाजू द्वारा बदला गया है। उसने आगे एक पत्थर के मंदिर की ओर इशारा किया जहां औरतें मर्द की टोकरी लेकर बैठी हुई थी। उनके चारों ओर छोटे बच्चे और शांत चौकन्ना बच्चे थे। ग्रैनी वैन विधवाओं और अनाथों की देखभाल करती है। वहाँ बहुत सारे हैं। लैंजन का गला रूंध गया युद्ध से। वैन क्वीन की आंखों से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दोनों तरफ से इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका हवा आया, अपने साथ गुस्से की लहर ले आया। बच्चे अपने आप तितर बितर हो गए। लैंजन ने ठीक समय पर मुड़कर देखा कि धुंध से एक आकृति उभर रही थी, नंगे पैर और हड्डी की तरह पीला। बिखरे बाल के नीचे सुनहरी आंखें हल्की चमक रही थी। वो लैंजन के सामने रुका और घूरने लगा। उस पर ध्यान मत दो, वैन क्वीन ने कहा, वो वैनिन है, भूत काट का चीफ। वो भयानक लाश ने पलकें झपकाई, फिर ठहरी, लगभग शर्मीली लहर थी। लैंजन ने घूरा और वो होश में है।
बल्कि पेंगुइन ने झटके से कहा, वी। उसने खुद को रोका। लाओजुन ने ये पक्का किया था। लैंसन का चेहरा थोड़ा नरम हो गया और उसने सर हल्का सा झुकाकर नमस्ते किया। उसकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। वेनिन अजीब तरीके से खुश लग रहा था। शर्म से एक पेड़ से आधा लटक गया था। बाद में जब वो विभूषण को देखने के लिए चैम्बर में लौटा तो लैंसन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। तुम उन पर भरोसा करते हो? विभूषण ने खाना पकाने के बर्तन के पास घुटने के बल बैठा हुआ था, अपनी बोहें चढ़ाई। क्या मुझे नहीं करना चाहिए? वो वैन है, लैंसन ने धीरे से कहा। विभूषण ने कोई भी झिझक नहीं दिखाया। उसने आलस से सूप हिलाया, चॉपस्टिक के कोने से चखा। पेंगुइन ने एक बार मेरे भाई को ठीक किया था। उसे करते हुए उसने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। उसने बर्तन की तरफ देखा और ऊपर देखा। उसका चेहरा आग की रोशनी में चमक रहा था। मैं उसका कर्जदार हूँ। वो कर्ज ऐसा कुछ नहीं था जिससे मैं शुक्रगुजार होकर चुका सकता था। लैंसन उसके पास बैठा था, धीरे से, और सोच रहा था। वो तुम्हारा पीछा करते, उसने गुफा के मुहाने पर गार्ड कर रहे घोस्ट गार्ड के एक लाइन को दिखाते हुए कहा। वो तुम्हारे चारों ओर जमा हो जाते। ये जगह तुम्हारी वजह से सांस ले रही है। विभूषण धीरे से हंसा। मैं उन्हें हुक्म नहीं देता हूँ लैंसन, मैं बस उन्हें मना नहीं करता हूँ। लैंसन ने ये बात अपने दिमाग में घुमाई। फिर उसने नीचे देखा और देखा कि विभूषण ने बिना सोचे समझे अपना हाथ उसके पेट पे रख दिया। बच्चा कब होने वाला है? मिड ऑटम, धीरे से जवाब आया। जब तुम पास होती हो तो वो लात मारता है। लैंसन ने चुप हो गया। उसकी उंगलियां बाहर निकली। विभूषण के पेट के उभार के ठीक ऊपर हिचका रहे थे। क्या मैं? विभूषण ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और खुद पर रख दिया। लात हल्की थी, वार से ज्यादा हल्की फरफराट, लेकिन उससे हल्की सांस लगभग रुक गई। लैंसन ने उसे देखा जैसे उससे कोई तारा देख लिया। मैं यहाँ सेवा करूँगा, उसने गंभीर से कहा, जब तक लाओजू वापस नहीं आ जाता। मैं यहाँ घास फूस उखाड़ूंगा, छत ठीक करूँगा, भूतों का शिकार करूँगा। मैं यहीं रहूँगा। विभूषण मुस्कुराए, मजाक में नहीं, मुस्कुराहट के साथ नहीं, बस धीरे से उदास। शुक्रगुजार तो मुझे लगता है, धीरे से कहा। तुम यहाँ देखना है कि हम कैसी दुनिया बना रहे हैं। गुफा में शांति थी, सिर्फ बुझते अंगारों की चरमराहट के। बाहर भूत काट ढलते चांद के नीचे बिना हिले डुले खड़े थे। उनकी परछाई और धुंध के बीच हल्की हल्की झिलमिला रहे थे। अंदर सिर्फ सांस लेने की हल्की आवाज थी। दो शरीर एक पुरानी रजाई में उलझे हुए थे, जो ब्यूरन माउंट की ठंड के बीच एक दूसरे को गर्माहट दे रहे थे।